नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करेंगे हरियाणा के चुनाव को लेकर। जी हाँ, हरियाणा में अब कुछ ही समय बचा है चुनाव का, मतदान का। 5 अक्टूबर को मतदान होना है, लेकिन 5 अक्टूबर से पहले लोगों के मन में खुशी और उल्लास का मौका है, क्योंकि लोगों के पास वोट करने का अधिकार है, लोगों के पास इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने का अधिकार है, और उस अधिकार को पाने के लिए लोग जो हैं वो इंतजार में बैठे हुए हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होंगे और 5 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं उसके साथ साथ हरियाणा के नतीजे भी निकलकर सामने आएंगे। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव से पहले हरियाणा के रण में जिस तरह से हमने राजनीति को और राजनीतिक सरगर्मियों को देखा वो भी देखा। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और पूर्व सांसद अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है, जो बीजेपी में कुछ देर पहले आए थे। राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस में वो शामिल हो गए हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके सामने कांग्रेस की बड़े नेता शैलजा, जिन्होंने अशोक तंवर को हराया था। अब उनकी वापस कांग्रेस में वापसी हो चुकी है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चुनाव से पहले आना जाना लगा रहता है, ये आम बात है, लेकिन जब कोई बड़ा चेहरा छोड़कर जाता है तो उससे कहीं ना कहीं डेंट पार्टी के अंदर जरूर लगता है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता भी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और आम आदमी पार्टी के लिए भी वहां पर एक चुनौती बनी थी। चलिए तो अब जरा चुनावों की बात करेंगे। आज इस प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और कुछ ही पलों के बाद ये प्रचार प्रसार थम जाएगा, लेकिन आज के दिन यानी अंतिम दिन में इस प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी ने और कांग्रेस ने जमकर मेहनत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार करते हुए क्या कुछ कहा और राहुल गांधी ने अपनी रैली के जरिए इस आखिरी दिन क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है, अयोध्या इसका उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक बन चुकी धारा 370 का हटना, उसका दफन हो जाना, यह उसका उदाहरण है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। सबसे जरूरी बात भाईचारा। ये लोग जहां भी जाते हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैलाते हैं। जहां भी जाते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं, कहीं भाषा की बात करेंगे, कहीं धर्म की बात करेंगे, कहीं जात की बात करेंगे। नफरत को मिटाना है भाइयों और बहनों। हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है और यह आपने पूरे देश को दिखाया है। चलिए तो आपने देखा कि इस तरह से दोनों बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बातें आज इस रैली में सामने रखी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के अंदर बहुत कुछ बदला है और अब तीसरी बार जैसे केंद्र में सरकार बनी वैसे ही हरियाणा के अंदर भी हैट्रिक लगेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी आश्वस्त नजर आ रही है और अपने आत्मविश्वास के चलते कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में अब बदलाव होगा। आज की चर्चा इसी पर होगी और इस चर्चा की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी, बीजेपी नेता ज्वाइन हो चुके हैं। सुरेश रोड जी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक, इनको तो आप रोज मेरे शोज में देखते ही हैं और आज फिर से एक बार आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया ये खास समय देने के लिए हमारे साथ। शुरुआत में देवेंद्र जी आप ही से करना चाहूंगा। अभी आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है,
समाज को बांटने का काम कर रही है। आप सुन पा रहे हैं क्या? चुका है, मैं दोबारा से जुड़ने की कोशिश करूंगा। देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? आप? जी, मेरा सवाल यह था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस पूरे देश के अंदर नफरत फैला रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है, लोगों को बांटने का काम हो रहा है, लेकिन अब जो हमारी दुकान है, मोहब्बत की दुकान, वो ही नफरत को काट सकती है। क्या वाकई में बीजेपी और आरएसएस ये काम कर रही है देश के अंदर? देखिए शीतल सर, जिस वजह से राहुल गांधी जब बयान देते हैं तो वो चर्चा का विषय तो बनता ही है, चाहे वो बयान अमेरिका में दें चाहे इंग्लैंड में जाकर दें, और अब भारत में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा आपको कि एक तो बार मतलब आप मान चुके हैं सर देवेंद्र जी, राहुल गांधी अब चर्चा में आ चुके हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, चर्चा भी क्लियर हो जाएगी कि राहुल गांधी जी के पास जितना चीज है उतना ही तो बोलेंगे। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो शुरू में बीच में जाते हैं तो धीरे धीरे लास्ट में आकर सब कुछ मिटा देते हैं अपने हाथ से। अगर उन्होंने कहा ये आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए, आज की तारीख में अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई हमला धर्म पर, जाति पर कर रहा है तो पहला नंबर राहुल गांधी का, दूसरा अखिलेश जी का। तथ्य के साथ बोल रहा हूं आपको, ठीक है। चाहे वो सनातन को गाली देनी हो, चाहे वो बहुसंख्यक को गाली देनी हो, चाहे हिंदुत्व को गाली देनी हो, चाहे वो क्रिमिनल के साथ खड़े होकर जाति के नाम पर, जाति विशेष की बात करनी है। अगर किसी एक जाति, देखिए अखिलेश जैसे नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कि यादव को गोली लगी जिस पर 18 मुकदमे थे, देवेंद्र जी, और राहुल गांधी का कहना है कि नाम लेकर संबोधन, जहां भी चुनाव होते हैं तो वहां पे धर्म की राजनीति की जाती है, धर्म का नाम लिया जाता है, चुनावों के दौरान भी ये मुद्दे उठाए जाते हैं। देखिए शर्मा जी, एक पार्टी ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जो कभी भी किसी को सीधा इंगित नहीं करती है जी, और न धर्म की बात करती है, न जाति की, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। अब राहुल गांधी जी बार बार एक ही चीज उल्लाते हैं, भाई खतरा है, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अरे भाई, ये बहुसंख्यकों का देश है, इनको गाली देते कब तक? स्टालिन जैसे आपके नेता, अरे आप एक शब्द नहीं बोले, और आपकी माताजी जो राम के अस्तित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। आप यार एक बहुसंख्यकों का इतना अपमान करते हो, कम से कम इस देश में उनका अधिकार तो देखिए। आप अल्पसंख्यक की बात करिए, हमें उस बात से नाराजगी है ही नहीं, लेकिन बहुसंख्यक को इतनी बुरी तरह अपमानित करना, ये अधिकार किसने दे दिया आपको राहुल जी? ये कब आपकी समझ में आएगा कि आप जो है कितने बढ़िया बोलने वाले हैं, कितने तत्पर बोलते हैं आप। मैं तो एक ही चीज बोलना चाहता हूं राहुल जी को, मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक शब्द कभी वो बोले हैं कि इस देश के बहुसंख्यक का अधिकार भी इस संसाधनों पर है? या मनमोहन सिंह उनके प्रधानमंत्री थे, कठपुतली थे, वो जिस तरीके का बयान देते हैं कि पहला अधिकार किसका है संसाधनों पर देश में, ये बयान है क्या सुनने लायक? ये नहीं है किसी धर्म और जाति का बयान। कौन करता है? हिंदू मुसलमान। अरे 300 प्लस दंगे तुम्हारी सरकार में उत्तर प्रदेश में करवा दिए तुमने बैठकर सहयोगी सरकारों में, और हजारों दंगे आपकी सरकारों में 70 साल में हुए। 2014 के बाद कोई हिंदू मुसलमान हुआ इस देश में? किसी मुसलमान को कोई कांटा भी लगा है क्या? लगा है? अगर क्रिमिनल का काम की बात करते हो, देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हो, तो क्रिमिनल को साफ करने का काम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तो निश्चित कर रहे हैं। ठीक है। और रही बात संसाधनों की, आप विकास पे चर्चा कर लो, जीडीपी पे चर्चा कर लो, अर्थव्यवस्था पे चर्चा कर लो, हरियाणा की जो स्थिति है ताजा उस पर चर्चा कर लो कि 10 वर्षों में बेरोजगारी पे भी चर्चा होनी चाहिए ना फिर सर देवेंद्र जी? फिर तो बेरोजगारी पे भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा करता कौन है? ये तो धर्म की चर्चा करते हैं। देखिए जीडीपी उठाकर आज तक टॉप स्तर पर है। सुनील सर जी देखिए भाई, शीतल हरियाणा की जीडीपी कहाँ पे है सर? देवेंद्र पहले नंबर की है देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। 5वें की अर्थव्यवस्था है, तीसरे की लड़ रहे हैं। क्या हुआ कभी ऐसा सपना लगता था? आज कौन सा देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहां हम आगे ना बढ़ रहे हो भाई? ठीक है, ठीक है, आप करिए चर्चा। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। आपने जो महंगाई 17 और 20 साल पहले की उससे भी कम है आज। ठीक है, मैं पेट्रोल डीजल के रेट जो 20 साल 17 साल पहले ठीक थे, है, ठीक है, मैं लौटता हूं। कम आज रोक रखे हमने। ओके, लौटता हूं। कैलकुलेशन करा लीजिए। ठीक है देवेंद्र जी, समय की कुछ लिमिटेशंस है, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सुरेश जी भी हमारे साथ बने और दिनेश जी भी हैं। लौटता हूं आपके पास। सुरेश जी, आपने सुना देवेंद्र जी किस तरह से उन्होंने कहा, मुद्दा राहुल गांधी से उठा कि राहुल गांधी कह रही बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, लेकिन देवेंद्र जी ने कहा कि हम तो सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं,
उल्टा इन्होंने कहा कि 2014 से पहले जितना जुल्म यहां पर होता था अल्पसंख्यकों पे, या जो दो समुदाय आपस में लड़ते थे, वो तो आपके सरकारों में होता था। हमारे यहां तो कांटा भी नहीं मुसलमानों को चुभा है। और वैसे तो आपकी हमारी डिस्कशन का कोई औचित्य रह नहीं जाता इनकी बात सुन के। ये पता नहीं क्या खा के या क्या पी के यहाँ डिबेट पे बैठते हैं। इन्होंने एक बात ऑन रिकॉर्ड कही और मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करता हूँ और दर्शकों का भी करता हूँ। इन्होंने कहा कि 2014 से पहले के जितने रेट थे महंगाई उससे कम है। पेट्रोल, डीजल, गैस का सिलेंडर 3-4 गुना रेट बढ़ा है। 400 रुपए में गैस का सिलेंडर था, आज 1200 में भारतीय जनता पार्टी देती रही है। पेट्रोल आज 100 रुपए को टच कर रहा है, हमारे समय में 60-62 रुपए था। तो डीजल हमारे समय में 55 था, 55 से भी कम 52-53 रुपए था, आज वो 80 पार कर रहा है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झूठ परोसा गया, उसके बाद दर्शक जो है वो समझ चुके हैं कि कहते हैं कि इनकी कोई 1, 2, 5, 10% अगर कोई पॉजिटिव चीज भी थी, अब लोग उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। अब मैं विषय पर आता हूँ। 2004 में भी तो कंपेयर कीजिएगा। 2004 में पेट्रोल कितने का था और 14 में कितने का था? हाँ, मैं जो 10 साल के कार्यकाल में पेट्रोल की कीमतों में उछाल हुआ था वो भी तो देखिए। मैं बताता हूँ जी, वो भी बताता हूँ। एक इन्होंने सनातन की हिंदुत्व की बात करी, बहुसंख्यक हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने बात की कि राहुल जी उनके खिलाफ बात करते हैं। मैं बताता हूँ, अकेले राहुल गांधी दुनिया में ऐसे नेता हैं जिसने जातिगत जनगणना कराने की बात कही। जातिगत जनगणना होने के बाद क्या होगा मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को 10% जो नरेंद्र मोदी के मित्र मंडली के लोग देश के संसाधनों में कुंडली मारे बैठे हुए हैं, बड़े उद्योगपति, उनको बाहर हाशिए पे धकेला जाएगा। और 90% बहुसंख्यक जो है, जो हिंदुत्व की हमारी जो पहचान है, जो सनातनी है, उनका देश के संसाधनों के ऊपर अधिकार होगा। ये राहुल गांधी जी ने बात कही है। एक बात और बताता हूँ बड़ी स्ट्रिक्ट, भारतीय जनता पार्टी ने जो हरियाणा का ये चुनाव चल रहा है, शीतल जी आप इसी पे चर्चा कर रहे हैं, ये चुनाव जो डिक्लेयर हुआ था इसमें 1 अक्टूबर की तारीख फिक्स हुई थी पहले, आपको भी ध्यान होगा। बिल्कुल। ये सुरेश रोड ने कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हरियाणा के इंडिया न्यूज सर आपने अभी बात की कि कुछ बड़े उद्योगपतियों के पास सारा पैसा जाता है और राहुल गांधी भी मेरी बात पूरी, एक क्रॉस है सर। सारे सवाल लूंगा, मैं कंक्लूड करता हूं। सर एक क्रॉस है बीच में, आप, मैं चाहूंगा कि आप इसी का जवाब मेरी बात दें। कंक्लूड मैं दूंगा। मैंने हिंदुत्व की बात करी, फिर उसका औचित्य नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने ये इतने हिंदू विरोधी हैं, इतने सनातन विरोधी हैं। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, यहाँ पर कोई एक पेन भी खरीदना होता है ना, श्राद्धों में लोग कोई चीज शुरू नहीं करते, अशुभ मानते हैं। इन्होंने, इन साथी लोगों ने श्राद्धों में हरियाणा विधानसभा के चुनाव फिक्स करके अपशुभन किया। जैसे कहते हैं ना पनौती हैं, ये नरेंद्र मोदी के अधीन काम करने वाला चुनाव आयोग पनौती साबित हुआ हरियाणा के लिए। और जब सुरेश रोड ने सोनल दहिया की इंडिया न्यूज की डिबेट में मुद्दा उठाया, इन्होंने 5 तारीख को 4 दिन आगे बढ़ाया। ठीक है सर। यानी इन्होंने हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ मुगलों की तरह ये काम करते हैं। ये हिंदू विरोधी हैं, माथे में तिलक लगा के बैठ जाएंगे। मैं कुरुक्षेत्र से संबंध रखता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। भगवान जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी कैसी। एक सवाल था मेरा, ये तिलक नहीं लग रहा, मैं बीच में नहीं बोला। ये तिलक नहीं लग रहा सुरेश जी, ये तिलक नहीं लगता है खाली। मैं पूरी करता हूँ प्लीज। मोदी जी ने अपने नहीं, आप सनातन को चैलेंज नहीं कर सकते, आप व्यक्ति विशेष पर नहीं आ सकते। अरे जाती रहे भावना जैसी, मुहूर्त दिन देखी तैसी, मंगल भवन है मंगलहारी, दरबार से दत्तर बिहारी। अरे वैसे नहीं बोलते। अरे आज पहला नवरात्र है, सर ऐसे नहीं होगा। सुरेश जी आपको मैं बोलने का मौका दूंगा। देवेंद्र जी लाइए, देवेंद्र जी की ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कर दीजिए। देवेंद्र जी बीच में समय नहीं मिलेगा, बीच में समय नहीं मिलेगा किसी को। सनातन की परिभाषा कर दीजिए डाउन, ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए सर ऐसे नहीं करते देवेंद्र जी, आपको मैंने पूरा टाइम दिया, आपको पूरा टाइम दिया मैंने, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। सर थोड़ा संयम रखिए ना। सुरेश जी आपसे मेरा एक सवाल था,
आपने कहा कि राहुल गांधी ने बात की बड़े जो उद्योगपति हैं उनके नाम सारा पैसा चले जाता है। सर, आज ही की खबर छपी है, शायद आपने भी देखी होगी है, मुझे लगता है 5600 करोड़ रुपए के ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड जो आरटीआई सेल का चेयरमैन बताया जा रहा है कांग्रेस का, पहले के दौर में 5600 करोड़ रुपए की खेप बरामद हुई है और ये खबर छपी है हर जगह पे। आपने देखा सर, इतना पैसा 5600 करोड़ ये कहां से? ये जो अडानी अंबानी की बात बार बार हो रही है देश के अंदर। सुनिए सर, राहुल गांधी अडानी अंबानी की बात लगातार कर रहे हैं। की खबर सारी बंदरगाह में पकड़ी गई है, सारे बीजेपी के लोग हैं। सर, आपके जम्मू कश्मीर का चैनल है, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की जासूसी करते हुए इनका आईटी सेल का बीजेपी का आदमी पकड़ा गया था। डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ पुलवामा कांड के जब तार जुड़े थे, जब देवेंद्र सिंह दिल्ली में पकड़ा गया था तो उसने क्या कहा था कि ऊपर से आदेश है। अरे जो पार्टी आरडीएक्स का पता नहीं करवा पाई, अपने सैनिकों को इन्होंने शहीद होने में मजबूर कर दिया। ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। और मैं एक बात और बताता हूं जिम्मेदारी से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी आजाद हिंद फौज के खिलाफ इन्होंने काम किया था। नेताजी ने कहा था गांधी जी को, नेहरू जी को, जब तक नेताजी की घरवाली इनकी कमान देना, देवेंद्र जी बीच में नहीं द्वारा कमजोर करेंगे। समय काउंटर होना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, लौटूंगा आपके पास क्योंकि समय की कमी है। ठीक है सुरेश जी, लौटूंगा फिर 10 सेकंड में। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा, दिनेश जी के पास। शीतल जी, ये जो इन्होंने नेताजी की बात की है मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये दोगला चरित्र तथ्य पर नहीं बोल सकते आप। जब तक नेताजी की धर्मपत्नी जिंदा थी, कुछ वर्षों पहले तक, जब तक भी आपने उनकी घर तक के फोन टैप कराए, ये कांग्रेस सरकार ने किया। और नेताजी की हत्या उन पर साबित हुई और उन्होंने ये काम किया था। आज तुम कवाना चाहता है तो मैं बताता हूं कि आप लोगों ने जिस तरीके से देश के शहीदों को, देशभक्तों को, अंग्रेजों के खिलाफ जो है मिलकर अंग्रेजों के साथ और उनके खिलाफ गवाहियां दी, ये काम किया आप लोगों ने। ऐसा चरित्र था आपका, ऐसी पार्टी थी आपकी। और पहली बार उसी दिन हुई थी जब देश आजाद हुआ था। पहली बार जब सरकार बनने जा रही थी तो देश के प्रधानमंत्री कौन बनना चाह रहे थे? सरदार पटेल बने थे लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन हत्या ले आप लोगों ने। आप बात करते हैं शहीदों की, ठीक है, ओके, आप बात करते हैं सुरक्षा की। मैं बताता हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, जवाब दीजिए नहीं बोल सकते बिगड़ तथ्य के। ठीक है, जवाब दीजिए। देवेंद्र जी टाइम हो गया, नहीं बोल सकते। ठीक है देवेंद्र जी, आपका टाइम हो गया। बोलिए। 1 मिनट की बात है, सिर्फ 1 मिनट। काले कारनामे अगर उनमें लगे तो कई घंटे की डिबेट। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। शीतल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपने जीते जी कभी ना तो सांसद बनाया और ना ही उनको कोई पार्टी में बड़े पद पर बिठाया। ठीक है, और किसको सांसद बनाया? उनका नाम लिया सरदार पटेल जी की बेटी को। सरदार पटेल जी की बेटी को पंडित नेहरू ने राज्यसभा की सांसद बनाया। इनको इतना सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अपनी बेटी इंदिरा जी को नहीं बनाया। ठीक है, दिनेश जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, दोनों को ऑडियो कर दीजिए डाउनलोड। ये झूठा एजेंडा परोसते हैं। ठीक है, ओके। देवेंद्र जी संयम रखिए आप। देवेंद्र जी इन्होंने ठीक है, दंगों की बात करी। दोनों चुप रहिए आप। दिनेश जी आपके सवाल है। कब तक हम एक दूसरे पर वार करेंगे? धर्म के आधार पर 16 फरवरी में असल मुद्दे छुप जाते हैं साहब। पहली बार मनोहर लाल खट्टर के समय में आपने हमेशा देश के साथ खिलवाड़ किया, देश के साथ धोखा किया, देश के साथ गद्दारी की है। एविडेंस है इनके। ये हमने देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी के जासूसी करने वाले लोग भी क्यों ना, हमने जो भी जड़ों में ठोके देते। इमरजेंसी के समय में हमने अंग्रेजों की जासूसी करने वाले सभी को अंदर ठोका। किलोमीटर अंग्रेजों के जासूसी करने वालों का इलाज किया, जमीन देश को बचाने के लिए किया, भविष्य में भी करेंगे। हमारे जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे उनका इलाज किया जाएगा। ओके, लाइए वापसी लाइए दिनेश जी को अपराध करने वाले लोग, ठीक है बीजेपी के पदाधिकारी, देवेंद्र जी मैं आपसे कह रहा हूँ आप रुक जाइए। सुरेश जी आप भी रुक जाइए, कृपया रुक जाइए। ऐसे मत डिबेट कीजिए। दिनेश जी भी बैठे हैं सर, वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी आप सुनिए उनके क्या विचार हैं। दिनेश जी आपके पास आऊंगा। धर्म की राजनीति या धर्म की आड़ में ये तमाम राजनीति करना, लोगों को लुभाना या जो भी है, ये कब तक चलेगा? और क्या इसी के पीछे जो असल मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो छिप जाते हैं, उन्हें कोई देखता भी नहीं?
जल्दी देखिए 20 मिनट के डिबेट में अगर ये कि 15 मिनट अगर हो वाला चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि सार्थकता इसमें कहीं ना कहीं गौण हो जाएगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा दोनों मैं समय दे दूंगा आपको, पर्याप्त समय मिलेगा। हाँ, तो उनसे निवेदन यही करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जी जरूर। जैसे कांग्रेस की जैसे बातचीत अभी चल रही थी, तो जैसे कि जम्मू कश्मीर का चुनाव देखिए अभी गया, तो अगर देखिए कहीं ना कहीं धर्म को बांटने की बातचीत या धर्म के नाम पे बांटने की बातचीत, इस तरह की बातचीत जैसे कि कहीं की जाती है, तो उसमें देखिए मैं एक जिक्र करना चाहूंगा बहुत मतलब कि उस तरीके से जैसे कि मतलब बहुत सटीक और तथ्यों के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मतलब उसमें घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो जो है, उसमें क्लियर तरीके से मेंशन कर रखा है कि शंकराचार्य पर्वत का नाम हम लोग आने पर बदल के जो है तख्ते सुलेमान कर देंगे, और जो हरि पर्वत का नाम आकर के कोहिमारा कर देगा। तो ये मतलब बांटने का काम है या छांटने का काम है या काटने का काम है, देखिए कौन जाने क्या जाने, वो देखिए जनता अपने आप तय करेगी इसी को लेकर, मैं बोलने वाला इसमें कोई नहीं होता। उसके अलावा देखिए राहुल गांधी अभी थोड़े दिन पहले जो है न्यूयॉर्क गए थे, उस टाइम पर उन्होंने क्या बयान दिया कि मतलब सिखों को लेकर कुछ बताया कि ठीक है वहां पर क्या आप कड़ा ये पटका या इस तरह की जो चीजें जो है पहन सकते हैं नहीं पहन सकते हैं, या जैसे कि आपको मतलब पकड़ी देख करके और कहीं ना देख करके कोई को बोलता क्या करता है। तो मुझे तो यहाँ देखिए कुछ नजर आता नहीं है सही। यहाँ मतलब कि जैसे कहीं पर जैसे कहते हैं कि सिख जो है हर मतलब एक जगह पर जैसे गोवा से लेके कश्मीर कन्याकुमारी सब जगह मिलेंगे और अच्छे व्यवसायी मिल जाएंगे जो जगह जगह पे प्रभाव मतलब हमारे आपके सभी के संपर्क में होंगे। आपके संपर्क में मेरे ख्याल 2-4 शख्स जरूर होंगे जो आपके क्लोज होंगे और मेरे संपर्क में भी, और अच्छे व्यवसायी रहे। तो उस तरीके से करना, ये धर्म के नाम पे काटना बांटना ये सब चीज ना करके, और मुझे लगता है कि जैसे कि जो और अन्य चीजों को छोड़ के सिर्फ अगर शीतल जी मुद्दों की बातचीत अगर की जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मोदी जी के राज की अगर जैसे बातचीत करें तो मैं देखिए बिना किसी उसके तथ्य की बात नहीं करता। कांग्रेस वक्ता भी बैठे हैं और अन्य भी जो लोग सुन रहे थे उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सिर्फ 4 वर्गों में बांटने की मतलब बातचीत नहीं की, मतलब एक तरह से समरसता लाने की कोशिश की। जैसे गरीब, महिला, युवा और किसान, इन 4 वर्गों को बांट के और ये कोशिश की कि जहां तक जैसे जितना ज्यादा नीचे तक के व्यक्ति को लाभ पहुंच के वो करने का काम करे। जबकि कांग्रेस के जो अपने तरीके से अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर के भटकाने का कार्य ना करके सीधे सीधे सटीक ये बातचीत करते भाई हम लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की तरफ ध्यान देंगे या सभी को इकट्ठा लेके चलेंगे, मोहब्बत की दुकान की बातचीत सिर्फ की, लेकिन रसगुल्ला किसके हाथ में दिया जा रहा है ये सोचने की बातचीत है। तो देखिए कहीं ना कहीं चीज ये सोचनी पड़ेगी कि समरसता और उस तरीके से ला करके करने का काम करें। और अगर पूरे तरीके से कांग्रेस रोकते हैं बैठे ठोक करके छाती ठोक के हम बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मतलब जो मैनिफेस्टो में ये जो जिक्र कर रखा है हम पूरी तरीके से उसका विरोध करते हैं, ठीक है। तो अन्य चीजें मतलब पहले हर तरह की चीजों के बारे में अगर बात बोली जाएगी तो एक ही रहेगा और 2 रहेंगे, दोनों 1 और 2 मिलकर के जो है 3 बनेंगे, इकट्ठा 1 नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह की चीजें हैं कि कहीं ना कहीं सोच समझ के गरीब की बात करें, किसान की बात करें, युवा की बात करें, महिला की बात करें। उसका जैसे कि हरियाणा चुनाव के आगे की बात करते हैं, हरियाणा चुनाव में से बातचीत अगर करें तो समरसता की बातचीत को लेकर के बातचीत की गई। तो देखिए पहले जैसे कि इनके एक बड़े नेता थे अशोक तंवर, उनसे खुद मिल चुका, बहुत बार मिल चुका और बहुत अच्छे नेता थे। उनका पहले क्या रवैया रहा, अब क्या रवैया रहा वो तो खुद जाने, और आज दोबारा फिर वापस कांग्रेस में आए तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको मतलब कोई ना कोई जैसे कि अपने तरीके से कि बीजेपी में कैडर जो है उन्होंने स्वीकार नहीं किया होगा या अन्य कोई ऐसी चीज रही होगी, तो कुछ उनको जो भी चीजें रही होंगी। लेकिन आज दोपहर से पहले तक वो प्रचार भाजपा के लिए कर रहे थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं। कितना आगे उनका भविष्य क्या रहता है वो सब चीजें लगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि पत्थर जो है की जगह भारी होता है। लेकिन जो पहले उनके साथ में जो जिस तरीके से व्यवहार किया गया, क्या वो अच्छा था, क्या उचित था, उसी तरीके से आज चुनाव के देखें आखिरी दिन में एक तरह से बोलते हैं कि बिल्कुल तरह से मतलब गोल्डन डे बोला जाता है या सुपर एक तरह से बोले कुछ ही बोले। तो उस दिन शैलजा जी जो है दूसरे एक दलित नेता है वो मतलब चुनाव प्रचार छोड़ करके और सोनिया गांधी उनसे मिलने के लिए आती हैं, तो इसके क्या मायने निकलते हैं क्या निकलते हैं वो तो आगे आने वाला समय तय कर देंगे। तो उसी तरीके देखिए कि पहले अपने कुनबे को संभालने का कार्य करना चाहिए और अपनी पार्टी को मतलब मजबूत करने का कार्य किए थे, और जैसे कहीं ना कहीं देखिए धर्म के नाम पे चीजें ना करके और सीधे इकट्ठे होकर के काम करें, सारे समाज के लिए काम करें, वही मुझे लगता है कि सभी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा किसी भी पार्टी में किसी चीज में जाएंगे वो ठीक नहीं रहेगा। एक सकारात्मक राजनीति उसे ही कहते हैं, लेकिन दिन ब दिन अब धर्म की राजनीति या धर्म के नाम पे लोगों को बांटना या वोट के लिए उन्हें इस्तेमाल करना यह हमारे समाज के लिए घातक हो सकता है। वापस मैं लौटता हूं, हमारे प्रवक्ता बैठे हुए देवेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन सुरेश जी कृपया आपसे विनती है कि बीच में आप ना बोलें ताकि मैं आपको अलग से समय दे दूंगा। समय थोड़ा कम बचा है हमारे पास। देवेंद्र जी कट टू कट सवाल रहेगा। बीजेपी के बड़े नेता छोड़कर चले गए और कांग्रेस पे चले गए, और ओवरऑल अभी बीजेपी की क्या स्थिति है हरियाणा के अंदर, क्योंकि आज चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है। शीतल सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप देखिए 5 तारीख की वोटिंग है, 8 तारीख पे हम फिर बैठेंगे, हो सकता है बिल्कुल बैठेंगे, यहाँ भी नंबर बैठे, और तीसरी बार सरकार बड़े तथ्य के साथ बनाने जा रहे हैं। हमारे टीके पर हमारे मित्र सवाल उठा रहे थे, ये टीका हमने हवा में नहीं लगाया, हम इनको थोड़ा संज्ञान में कर देना, हम टीके लायक हैं,
हमारा चरित्र भी है और हमारा कर्म ठीक है भी है, सर, हम ठीक है, जानते ठीक है हैं सर, टीके ये की मेरा मर्यादा। मुद्दा नहीं है देवेंद्र जी। तो मैं कट टू ये- कट जवाब ये- लेना ये- चाहता हूं कि हरियाणा में बीजेपी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी जो दिखाई दे रही है हरियाणा के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ सकती है, या जो छोटे मुद्दे हैं किसान, पहलवान, जवान, अग्निवीर, ये तमाम चीजें हैं, बेरोजगारी, ये भी आपको घेरते हुए नजर आ रही है। इससे कैसे पार शीतल पाएंगे? सर, एक आज मैं एक और पॉइंट की बात आपको बता रहा हूँ। जी। ये चीज आपने उठाई है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हरियाणा को आप जो है बहुत गहरा व्यक्ति पढ़ सकता है जिसका हरियाणा से ताल्लुक हो। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा हमारे बड़े नजदीक है, सोनीपत बीच में पड़ता है, हम बागपत से मेरठ से जुड़ जाते हैं, तो हम हरियाणा को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ कि जो हरियाणा करता है ना, वो कहता नहीं है, और जो कहता वो करता नहीं है। ठीक है। वो करता जरूर है। अब ये हरियाणा में जो इन्होंने एक वर्चिस किया ना, एक बिरादरी वर्चिस अन्य सारी बिरादरी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हिंदी में बोला है। सिर्फ एक समाज के साथ खड़े होकर हरियाणा को ये साधने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की बड़ी सरकार बनाने जा रही है। एक जाति का मुख्यमंत्री घोषित कर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने मैनेज कर लिया बड़ी संख्या में जाट समाज। कहना नहीं चाहता था, खुलकर आ रहा हुड्डा के खिलाफ, उनके कर्मों के खिलाफ, और 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, आपकी आवाज कट गई सर। सुरेश जी आपके पास आऊंगा, आवाज कट गई। सुरेश जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम तीसरी बार आ रहे हैं, हैट्रिक आ रही है, थोड़ा जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपका फोन म्यूट है सर। सुरेश जी, फोन को अनम्यूट कर दीजिएगा, फोन को। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए, आवाज नहीं आ रही? बोलिए बोलिए, आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपके, इस समय तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हरियाणा की जनता के आगे चुनाव में प्रस्तुत नहीं किया। बल्कि हमारे यहाँ तक परंपरा है कि चुने गए विधायकों पे पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। उल्टा जो ये कह रहे हैं, इन्होंने ये देखिए दोबारा झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़े गए इसी डिबेट में। इन्होंने, मोदी जी ने नायर सिंह सैनी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया है ओबीसी समाज की वोट लेने के लिए। एक समाज की वोट मांग रहे हैं सैनी समाज की, पूरे हरियाणा की 35 बिरादरियों को एक तरह से इन्होंने ठगने का काम किया, एक समाज को आगे करके। जो बात आप कर रहे हैं वो तो उसका जीता जागता सबूत हमने देखा सर। आपकी पार्टी के अंदर गुट बन गए थे, तो क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं हो रहा था वो सब? चाहे वो शैलजा का गुट हो, रणदीप सुरजेवाला का गुट हो, या हुड्डा का गुट हो। नहीं, ये बड़ा सवाल किया आपने शीतल जी, मैं बताता हूँ। जब चुने गए विधायकों की राय पे ही मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान को करना है, तो जितने विधायक हमारे हैं, जितने नेता हैं, हर कोई महत्वाकांक्षा भी रखता है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके। वो भी कर सकता है, पार्टी का आगे आवेदन भी कर सकता है। ओके दिनेश जी, आपके 10 सेकंड लूंगा। ठीक है, एक बात है, इनके यहाँ तो मोदी जी ने नायर सिंह सैनी को डिक्लेयर कर दिया। अनिल विज उसके बाद भी कहता मैं सीएम बनूंगा, यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनिल विज ने सीधा विद्रोह कर दिया। मैं तो अनिल विज को बड़ा कमजोर राजनीतिक व्यक्ति। ठीक है सर, ओके ओके, समय थोड़ा कम है, समय की पाबंदी है मेरे पास। दिनेश जी, आखिरी 10 सेकंड से क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं ये बता हरियाणा के बारे में मतलब संक्षेप में थोड़ा 10 से मतलब थोड़ा ज्यादा सेकंड में चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर बातचीत करें तो हुड्डा जी जो है उन्होंने 90 में से 72 जो सीट्स हैं उस पर टिकट को डिक्लेयर करने का काम जो है दीपेंद्र हुड्डा से करवाया, तो अपने तरीके से मान सकते हैं कि वर्चस्व किसका रहेगा। दूसरा, शैलजा जी जो है सिर्फ 2 सीट्स पे अपने तरीके से अपना वर्चस्व चाह रही थी, उकलाना सीट और नारनौल सीट। एक पे अपने भतीजे को लड़ना चाहिए और एक अपने समर्थक के या अपने खुद का लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको नहीं दी गई, तो वो नाराज बैठी है। सुरजेवाला जो है उनको चुनाव लड़ने से रोका गया, तो वो नाराज बैठे हैं। खुद जो इनके बैरवा जो इनके खुद के अपने जो प्रभारी हैं उनको एक तरह से पूरे तरह डिक्लाइन कर दिया गया, तो वो चीजें। अब आते हैं भाजपा जैसे अनिल विज उन्होंने एक तरह से डिक्लेयर किया कि अपने तरीके से अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन पार्टी से अलग लड़के चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला नहीं किया। उन्होंने बोला कि अपने तरीके से अगर चुनाव लड़ने के बाद में और मैं अपनी दावेदारी रखूंगा, पार्टी चाहेगी तो मुझे लड़ाए, नहीं लड़ाए तो मत लड़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके मनोहर लाल खट्टर ने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान खाट पंचायत में स्वयं पूरे तरीके से बताया कि 8.5 साल पूरे होने के बाद में, और मैंने स्वयं कहा कि नेतृत्व जो है उसको बदलना चाहिए। उसका नायब सैनी जो है इनकी सहमति से बनाया गया, उनके खुद अपने तरीके से खुद अपनी पहचान के व्यक्ति हैं और अपने तरीके से उसको अपने तरीके से और छोटे भाई की तरह मानते हैं। तीसरी बात जैसे अगर आए कुछ बीच प्रताप कहने वाले रामविलास शर्मा जो है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर दिनेश जी, बहुत बहुत माफी चाहूंगा, लेकिन फिर मौका मिलेगा। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हरियाणा का रण अब कुछ ही घंटों के बाद सीधे तौर पर जो राजनेता हैं वो भी पहलवानी करते हुए अखाड़े में नजर आएंगे।
8 को नतीजे आएंगे और नतीजों के साथ साथ हरियाणा की नई सरकार भी जिन से बाहर आएगी। अब कौन सरकार बनाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ।